ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 171, चौथा चरण। अध्याय 171, चौथा चरण। मैं जाऊंगा, ब्लेज बोला और दूसरों के निर्णय लेने से पहले ही आगे आ गया। ब्लेज, गोन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? कुरापिका ने पूछा। चिंता की कोई बात नहीं है, वे तो बस अपराधियों का एक समूह है। ब्लेज बीच में स्थित मंच की ओर चले गए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भी ऐसा ही करने लगे। अब हम युद्ध की विधि तय करें। मैं मृत्यु युद्ध का प्रस्ताव करता हूं। बेनडोट ने प्रस्ताव रखा। कोई समस्या नहीं। क्या हम शुरू कर सकते हैं? ब्लेज ने बेपरवाही से सहमति जताई, लेकिन गोन, कुरापिका और लियोरियो निराश हो गए। क्या ब्लेज ठीक रहेगा? लियोरियो ने पूछा। तुम लोग उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। कोई भी अपराधी उसका विरोधी नहीं है, किलुआ ने कहा, क्योंकि वो कुछ हद तक ब्लेज की ताकत को जानता था। बेनडोट ने हमला करने की जल्दबाजी नहीं की। उसने ब्लेज का अध्ययन किया। उसके प्रतिद्वंदी की शांत और शांत नजर ने उसके दिमाग में चेतावनी की घंटी बजा दी। वो बता सकता था कि ब्लेज ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ब्लेज ने उसके खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं रखी, जैसे कि उसे पता था कि वो जीत जाएगा। इस तरह के आत्मविश्वास ने उसे असहज कर दिया। दांत पीसते हुए बेनडोट ने हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और वो हार नहीं मान सकता था। अगले ही पल वो हवा में ऊंची छलांग लगाकर ब्लेज पर टूट पड़ा। उसने उसके गले पर निशाना साधा। उसके हमले का सामना करते हुए ब्लेज दुनिया की किसी भी परवाह के बिना खड़ा था। स्वूश! जब बेनडोट उसका गला पकड़ने से कुछ सेंटीमीटर दूर था, तब ब्लेज ने बस अपना हाथ हिलाया और बेनडोट का सिर हवा में उड़ गया, जबकि उसका सिरविहीन शरीर जमीन पर गिर गया। वहां एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि किलुआ के अलावा किसी को भी समझ नहीं आया कि बेनडोट की हत्या कैसे हुई। सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने ब्लेज शांति से अपनी टीम के पास वापस चला गया। किलुआ ने ब्लेज को भयभीत होकर देखा, क्योंकि केवल वही साफ साफ देख रहा था कि उस समय क्या हुआ था। ब्लेज ने अपने हाथ को बहुत तेजी से हिलाया, जिससे हवा की एक धार निकली और बेनडोट का सिर धड़ से अलग हो गया। बगल में खड़े अपराधी अपनी हैरानी से बाहर आ गए। उन्होंने भयभीत भाव से ब्लेज को देखा और साथ ही राहत भी महसूस की कि अब उन्हें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग रूम के अंदर लिप्पो ने भी वही देखा जो हुआ। दूसरों की तरह वो भी नहीं देख पाया कि ब्लेज ने बेनडोट को कैसे मारा। वो बहुत ताकतवर है। अगला कैदी सैडोकन है, जिसे सीरियल बम विस्फोटों के लिए 149 साल की सजा सुनाई गई है। गॉन ने स्वेच्छा से उसका सामना करने की पेशकश की। मैं जाऊंगा। श्रृंखला की तरह सैडोकन ये देखने के लिए माचिस की तीली का प्रस्ताव रखता है कि किसकी मोमबत्ती सबसे लंबे समय तक जलती है। गॉन लंबी मोमबत्ती चुनता है, इस बात से अनजान कि वो जो भी मोमबत्ती चुनेगा वो तेजी से जलेगी। अपनी त्वरित सोच और प्रतिक्रिया के कारण गोन ने अपनी मोमबत्ती जमीन पर रखी और सैडोकन की ओर दौड़ा, ताकि वो अपनी मोमबत्ती बुझा सके। बस इसी तरह वो जीत गया। सीरीज के विपरीत उन्होंने दोनों मैच बिना किसी खास प्रयास के जीत लिए। उन्हें अगले दौर में पहुंचने के लिए बस एक और मैच जीतना है। लेकिन माजतनी की जगह जिसे कुरापिका का सामना करना था, जॉनेस नामक सीरियल किलर सामने आ गया। उसके आने से लियोरियो सतर्क हो गया, जो उसके बारे में जानता था। हमें यह मैच छोड़ देना चाहिए, लियोरियो ने सुझाव दिया। जैसे ही कुरापिका ने उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ने की सोची, ब्लेज ने उसे रोक दिया। किलुआ, तुम जाओ। तुम किलुआ को उससे लड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? लियोरियो ने पूछा। उसे अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले ही 2 मैच जीत चुके हैं। अभी देखो, किलुआ को उससे लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो मंच पर चला गया और जॉनेस का सामना किया। हम इस प्रतियोगिता का निपटारा कैसे कर रहे हैं? किलुआ ने जेब के अंदर हाथ डालते हुए सीधे पूछा। जॉनेस ने जवाब दिया, प्रतियोगिता? लगता है आप भ्रमित हैं। ये एकतरफा नरसंहार होगा। मुझे परीक्षा या क्षमा के किसी प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस तुम्हारी चीख सुनना चाहता हूं। सच में? ठीक है, तो फिर हारने वाला वही है जो मर जाता है। किलुआ ने प्रस्ताव रखा। जॉनेस प्रसन्न दिखी और उन्होंने सहमति जताई। अगले ही क्षण, इससे पहले कि जॉनेस कुछ भी कर पाता या बोल पाता, किलुआ ने बिना किसी प्रयास के उसका दिल निकाल लिया, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। क्या? जॉनेस उलझन में थी और उसे ठंड लग रही थी। जब किलुआ ने अपना धड़कता हुआ दिल दिखाया, तो उसने अपना दिल वापस देने की विनती की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। किलुआ की जीत ने स्कोर को 3 से 0 कर दिया। उन्होंने बिना कोई मैच हारे मुकाबला जीत लिया। जीतते ही अचानक एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। रास्ता सीधे उन्हें अंतिम रेखा तक नहीं ले गया। उन्हें टॉवर के नीचे तक पहुंचने के लिए विभिन्न बाधाओं को पार करना पड़ा। कई बाधाओं के बाद वे सभी 2 दरवाजों वाले एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। उन्हें एक बहुत ही मुश्किल विकल्प का सामना करना पड़ता है। पहला है चिन्ह वाला दरवाजा चुनना, जो 5 लोगों को गुजरने की अनुमति देता है,
लेकिन लंबा और कठिन है, जबकि दूसरा है एक्स चिन्ह वाला दरवाजा चुनना, जो छोटा और आसान है, जिसके लिए केवल 3 मिनट की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 3 ही गुजर सकते हैं। इस बार लिप्पो ने उन्हें बताया कि लंबे रास्ते पर पहुंचने में 70 घंटे से ज्यादा लगेंगे। उनकी सजा मूल रूप से उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर रही है। मैं ओ चुन रहा हूं। गोन दृढ़ निश्चयी था, जबकि अन्य लोग भी उसके विकल्प का अनुसरण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने चुनाव किया, लंबी और कठिन राह खुल गई। वास्तव में हमें लंबी सड़क पर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी सड़क दूसरी ओर है। ये कहते हुए ब्लेज ने ईंट की दीवार को छुआ। हम उस कमरे में मौजूद हथियारों से दीवार को नष्ट कर सकते हैं। गोन की आंखें चमक उठीं। कोई जरूरत नहीं। ब्लेज ने अपनी हथेली दीवार पर रखी और अपना नेन छोड़ा, जिससे दीवार सीधे नष्ट हो गई। बहुत खूब, चल दर। मॉनिटरिंग रूम में लिप्पो ने ध्वस्त दीवार को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसे पता था कि दीवार कितनी गहरी और कठोर है। अगर उन्होंने हथियार का इस्तेमाल भी किया होता तो भी उन्हें इसे खोदने में 1 घंटा लग जाता, लेकिन अब ये एक ही झटके में नष्ट हो गया। वो खतरनाक है। छोटे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वे सीधे फिनिश लाइन पर पहुंच गए। अंतिम स्थान पर उन्होंने हिसोका, गिटाराकुर और हंजो को देखा। हम अंततः पहुंच गए, लियोरियो ने सांस छोड़ते हुए कहा। वे सभी हंटर परीक्षा के तीसरे चरण में उत्तीर्ण हो चुके हैं। उन्हें चौथे चरण में जाने से पहले केवल शेष समय का इंतजार करना होगा। 70 घंटे बाद वे तीसरे चरण में उत्तीर्ण अन्य शिकारी आवेदकों के साथ ट्रिक टॉवर से बाहर निकले। अंत में 25 उम्मीदवार बचे। जैसे ही वे बाहर आए, लिप्पो ने उनका अभिवादन किया और बधाई दी। देवियों और सज्जनों, शिकारी परीक्षा के तीसरे चरण को पास करने पर बधाई। केवल चौथा चरण और अंतिम चरण ही बचा है। चौथा चरण जेविल द्वीप पर होगा। उसने उनके पीछे के द्वीप की ओर इशारा किया। अगले ही पल एक परीक्षक एक पहिएदार मेज लेकर आता है, जिस पर एक बक्सा रखा होता है। लिप्पो ने तब उनसे कहा कि उन्हें लॉटरी निकालनी होगी, ये निर्धारित करने के लिए कि कौन शिकार करेगा और कौन शिकार किया जाएगा। फिर लिप्पो ने उन्हें टॉवर से बाहर निकलने के क्रम में लॉटरी निकालने के लिए बुलाया। हिसोका पहले स्थान पर है, उसके बाद इल्लुमी और हंजो है। चौथा व्यक्ति ब्लेज है। वो आगे बढ़कर पर्ची निकालने लगा, जिसे सील कर दिया गया था, जिससे उसमें दी गई जानकारी छिप गई। जब सभी ने कार्ड निकाल लिए तो लिप्पो बोला, क्या सभी ने कार्ड निकाल लिए? अब अपने कार्ड से सील हटाओ। जब सभी ने कार्ड देखा तो लिप्पो ने कार्ड के उपयोग का विवरण दिया। कार्ड लक्ष्य को इंगित करता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी ने जल्दी से अपनी आईडी टैग छिपा ली। बॉक्स में यह दर्ज है कि कौन सा कार्ड किसने निकाला है। इसका उद्देश्य अपने लक्ष्य का बैज चुराना है। स्वाभाविक रूप से आपको आईडी टैग चुराने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने की अनुमति है, जिसमें आपके लक्ष्य को मारना और शव से टैग हटाना भी शामिल है। लिप्पो ने आगे कहा, ध्यान से सुनो। आपके लक्ष्य की पहचान 3 अंक की है। आपकी अपनी पहचान भी 3 अंक की है। अन्य सभी पहचान टैग 1 अंक के हैं। अंतिम चरण में आगे बढ़ने के लिए आपको कुल 6 अंक चाहिए होंगे। इसलिए जेविल द्वीप में आपको अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए 6 अंक एकत्र करने होंगे। इसके बाद वे सभी एक छोटी स्टीमबोट में सवार हो गए, जो उन्हें जेविल द्वीप ले गई। नाव पर ब्लेज ने अपने हाथ में नंबर टैग देखा, 301। वो जानता था कि ये इल्यूमी का आईडी टैग नंबर था। मेरी किस्मत अच्छी है। मुझे लगा कि ये बोरिंग होगा। 2 घंटे बाद नाव जेविल द्वीप पर पहुंची। शिकारी परीक्षा का चौथा चरण शुरू हुआ। अध्याय 172, छोटा सफेद। जेविल द्वीप। ब्लेज हंजो के 2 मिनट बाद नाव से बाहर निकला और अपने लक्ष्य इल्लुमी की दिशा में चला गया। इल्लुमी के स्थान को खोजने और उस तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उसने इल्लुमी को जेविल द्वीप के केंद्र में स्थित एक जंगल से ढके क्षेत्र में पाया। जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा लक्ष्य हूं। मुझे लगता है कि आज मेरी किस्मत खराब है, इल्लुमी ने अपने शरीर से पिन हटाते हुए कहा, जबकि उसका रूप सामान्य हो गया। उनके शब्दों से यह अनुमान लगाना आसान है कि वे यहां स्पष्ट रूप से ब्लेज का इंतजार कर रहे थे। मैंने हिसोका से सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो। अगर वो भी ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि तुमसे लड़ना आसान नहीं है। किलुआ तुमसे बिल्कुल अलग है। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा को देखते हुए उसे तुमसे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। चूंकि तुम जानते हो कि तुम मेरा लक्ष्य हो, तो क्या तुम अपना टैग सौंप दोगे या मुझे इसे खुद लेना होगा? क्या आप जानते हैं कि किलुआ मेरा भाई है? इल्लुमी ने पूछा। हालांकि ये कोई रहस्य नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ज़ोल्डिक परिवार के विवरण के बारे में नहीं जानते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है। ब्लेज ने कंधे उचकाए और पूछा, हम ये कर रहे हैं या नहीं? हिसोका, तुम कब तक छिपते रहोगे? बाहर आओ। तुम्हें पता है? इल्लुमी ने बिना किसी परिवर्तन के पूछा। ब्लेज मुस्कुराया। जब मुझे लक्ष्य संख्या मिली तो मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ 2 बार देखा, ताकि तुम समझ सको कि मेरा लक्ष्य तुम ही हो। और मैं जानता हूं कि तुम हिसोका के साथ मिलकर काम करोगे।
आपसे अकेले लड़ना उबाऊ होगा। हिसोका के साथ ये थोड़ा दिलचस्प होगा। हिसोका पेड़ के पीछे से आया और ब्लेज की ओर देखा। तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है, मेरा विश्वास करो। जब तुम मेरे स्तर पर पहुंचोगे तो मेरी मनस्थिति को समझ जाओगे, ब्लेज ने कहा और अपनी उंगलियां चटकाई। उसने जो सफेद कोट पहना था वो अचानक अपने आप उतर गया और एक छोटे बादल में बदल गया। छोटे गोरे, उन्हें सबक सिखाओ। अगर तुम मेरी मदद के बिना उन दोनों को हरा दोगे तो मैं तुम्हें एक बूंद दूंगा। जैसे ही लिटिल व्हाइट ने उसकी बातें सुनी वो उत्साहित हो गया। उसका उत्साह देखकर ब्लेज हंस पड़ा और शो देखने के लिए पास के पेड़ की टहनी पर कूद गया। लिटिल व्हाइट ने खुद को 2 भागों में विभाजित कर लिया और आगे एक एथलेटिक आकृति और 6 फीट की ऊंचाई वाले एक चेहरहीन मानव रूप में परिवर्तित हो गया। इल्लुमी और हिसोका ने आश्चर्य और विस्मय से मानव बादल को देखा। वे जानते थे कि अगर वे ब्लेज तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसका ध्यान रखना होगा। दोनों ने एक ही समय पर हमला किया और उसे नष्ट करने की नीयत से हमला किया। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? आपकी जानकारी के लिए, लिटिल व्हाइट एक बुद्धिमान प्राणी है। इसकी अपनी जीवन आभा है, ब्लेज ने सद्भावनापूर्वक सूचित किया। वो इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। वास्तव में उसे लिटिल व्हाइट की असली क्षमताओं को समझने में कुछ समय लगा, जो उसके भगवान के खून की 5 बूंदों से बनी है। ब्लेज को पता था कि ईश्वर का रक्त कोई साधारण ऊर्जा नहीं है जो सिर्फ उसके शरीर को बढ़ाती है या जलने पर उसकी ताकत बढ़ाती है। ये कई रहस्यमय गुणों वाली आकर्षक ऊर्जा है। चूंकि उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए उसे स्वयं ही प्रयोग करना पड़ा और इसकी अंतर्निहित विशेषताओं को खोजना पड़ा। इसलिए अब भी वह अपने ईश्वर के रक्त की पूरी क्षमताओं को नहीं जानता है। जैसे ही इल्लुमी और हिसोका हमला करने के लिए दौड़े, लिटिल व्हाइट ने अपना रेन सक्रिय कर दिया। रेन को देखकर इल्लुमी और हिसोका वहीं रुक गए, क्योंकि आभा की शुद्धता और मात्रा लगभग उनके बराबर थी। उस समय उन्हें पता था कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन अगर वे बादल की चीज में उलझ गए और अपनी ताकत खत्म कर ली तो वे ब्लेज को कैसे हरा पाएंगे। इल्लुमी और हिसोका ने एक दूसरे को देखा और एक समझौते पर पहुंचे। अगले ही पल हिसोका लिटिल व्हाइट के 2 शवों को रोकने के लिए आगे बढ़ा, जबकि इल्लुमी ब्लेज की ओर दौड़ा। ये इतना आसान नहीं है, ब्लेज ने उनकी छोटी छोटी हरकतें देखकर हंसते हुए कहा। लिटिल व्हाइट पिछले 2.5 साल से उसके साथ है। चूंकि वो बुद्धिमान है, इसलिए उसने नेन सीखा और उसके साथ प्रशिक्षण लिया। लिटिल व्हाइट को हराना या उससे आगे निकल पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। छोटे सफेद पिंडों में से एक ने आसानी से हिसोका को रोक दिया और दूसरा इल्लुमी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। हिसोका ने हताशा में लिटिल व्हाइट को मुक्का मारा और अपनी मुट्ठी पर नेन लगा लिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसका हाथ बिना किसी संपर्क के निकल गया। इससे पहले कि वो अपना हाथ वापस खींच पाता, लिटिल व्हाइट का गैसीय रूप जम गया और हिसोका की बाह को जकड़ लिया। अगले ही पल बिजली की तरह घूमती हुई मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। हिसोका का शरीर पेड़ के तने से टकराकर जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। बिजली गिरने का एहसास अच्छा नहीं था, क्योंकि हिसोका का पूरा शरीर दर्द से झंझना रहा था। उसी समय इल्लुमी का शरीर हिसोका के बगल के पेड़ से टकरा गया। हालांकि उसे बिजली नहीं गिरी, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी सफेद मुट्ठी से मुक्का मारा गया। अपने पैरों पर खड़े होकर हिसोका बोला, वो चीज हमसे कमजोर नहीं है, लेकिन उसकी क्षमताएं अजीब है। वो गैसीय हो सकती है, ठोस बन सकती है और बिजली गिरा सकती है। मुझे नहीं पता कि उसमें और क्या क्या क्षमताएं हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनी ताकत का खुलासा किए बिना इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। चलो इसे करते हैं। इल्लुमी भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि उसके हाथ में पीले रंग की चोटी वाली अनगिनत सुइयां दिखाई दी। इल्लुमी और हिसोका ने एक बार फिर लिटिल व्हाइट के 2 रूपों से लड़ाई की। 1 घंटा बीत गया। हालांकि लिटिल व्हाइट मजबूत है, लेकिन वो खुद को 2 भागों में विभाजित करके उन दोनों से नहीं लड़ सकता था। लड़ाई में कुछ मिनटों के बाद इल्लुमी और हिसोका लिटिल व्हाइट की लड़ाई शैली के आदी हो गए और जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के प्रतिरोध के बाद लिटिल व्हाइट अब और नहीं टिक सका, क्योंकि उसके पूरे शरीर को इल्लुमी और हिसोका ने अनगिनत टुकड़ों में फाड़ दिया था। ये जानते हुए कि ये समय आ गया है, ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया। लिटिल व्हाइट जादुई रूप से उसके पास आ गया और उसके शरीर से अनगिनत टुकड़े निकल आए। फिर फटे हुए टुकड़े लिटिल व्हाइट में मिल गए और इसे वापस मूल आकार में बदल दिया। फिर भी यह बहुत अधिक ऊर्जा और जीवन आभा को बर्बाद करते हुए फूला हुआ लग रहा था। उसकी निराशा को भांपते हुए ब्लेज ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, तुमने अच्छा संघर्ष किया। यह तुम्हारी पहली वास्तविक लड़ाई है। आखिरकार हारना इतना भी बुरा नहीं है। मैं आपके प्रयास के लिए आपको एक बूंद दूंगा। लेकिन ब्लेज के शब्दों से उसे जरा भी राहत नहीं मिली। चुपचाप लिटिल व्हाइट ने सफेद लबादे में खुद को बदल लिया और ब्लेज के ऊपर आराम करने के लिए लेट गई।
वो जानता था कि लिटिल व्हाइट के लिए इल्लुमी या हिसोका को हराना आसान नहीं होगा। उसने इसे उनसे लड़ने दिया। इसका कारण यह है कि वो अनुभव प्राप्त करे और खुद को विकसित करे। ठीक है, तुम लोगों ने मुझसे लड़ने का अधिकार अर्जित किया है। क्या हम शुरू करें? ब्लेज ने इल्लुमी और हिसोका को देखते हुए पूछा। अध्याय 173 परमेश्वर का क्षेत्र। अध्याय 173 परमेश्वर का क्षेत्र। ब्लेज हाथ जोड़कर खड़ा था। इल्लुमी और हिसोका ने अपने नेन को शिखर तक धकेल दिया और फिर पूरे शरीर को घेर लिया ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए टेन तैयार हो जाए। उनके सतर्क रुख और भाव भंगिमा को देखकर ब्लेज को पता चल गया कि वे बिना किसी उकसावे के कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए उसने अपनी नेन क्षमता को सक्रिय किया, भगवान का डोमेन। अगले ही पल उसके शरीर से एक शक्तिशाली रेन फूट पड़ा और लगभग 500 मीटर तक फैल गया। फिर उसने आभा को आकार देने के लिए अपने टेन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे ईश्वर का क्षेत्र नाम इसलिए दिया क्योंकि वह अपनी शक्ति के दायरे में लगभग अजेय है। उनका एन दूसरों से अलग है क्योंकि उन्होंने अपनी आभा को सौर ऊर्जा में बदल दिया है। कुछ ही सेकंड में उनकी आभा 500 मीटर के घेरे में तापमान बढ़ाना शुरू कर देगी। इसके अलावा उन्होंने अपने सन फल के आधार पर इस नेन क्षमता का निर्माण किया। डोमेन के भीतर वो अपनी सभी सन फल क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। उसके विपरीत इल्लुमी और हिसोका की अभिव्यक्ति तब सबसे खराब हो गई जब उन्होंने महसूस किया कि उसका रेन पर भारी प्रभाव है। ये पूरी तरह से दूसरे स्तर पर है। ब्लेज ने अपरकट की तरह ऊपर की ओर मुक्का मारा। अगले ही पल धमाका, एक जोरदार झटका हिसोका के जबड़े पर लगा जो उससे कुछ मीटर दूर था और उसे हवा में उड़ा दिया। इससे पहले कि उसका शरीर जमीन को छू पाता, हिसोका जादुई तरीके से ब्लेज के सामने आ गया, जिसने एक बार फिर उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लात मारी। किक की ताकत ने हिसोका को सीधे बेहोश कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। हालांकि उन्होंने किसी खास तरह के कौशल या को का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ब्लेज ने अपनी ताकत नहीं रोकी। उन्हें हिसोका की प्रतिक्रिया के लिए उनकी सराहना करनी होगी। बाद वाले ने क्षति को कम करने के लिए प्रभाव बिंदु से ठीक पहले अपने बंजी गम और केन का इस्तेमाल किया। फिर भी वो ब्लेज के वार का विरोध नहीं कर सका और उसे बेहोश कर दिया। हिसोका से निपटने के बाद ब्लेज ने इल्लुमी पर अपनी नजरें गड़ा दी। जोल्डिक परिवार से आने वाला वो एक शक्तिशाली नैन मास्टर द्वारा छोटी उम्र से प्रशिक्षित होने के कारण बहुत मजबूत है। उसके युद्ध कौशल के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हाथ से लड़ने और हत्या करने में कुशल है। ब्लेज की नजर में इल्लुमी हिसोका से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी ये उनके मनोरंजन के लिए कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है अगर ये उनके दादा जेनो हो तो वे कुछ संघर्ष कर सकते हैं। दूसरी ओर इल्लुमी ब्लेज की हर गतिविधि को ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहा था या समझ नहीं पा रहा था कि हिसोका को कैसे हराया गया। उसकी अंतरात्मा उसे चिल्लाकर कह रही है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन इल्लुमी ने बलपूर्वक अपने विचारों पर काबू रखा और वही रुका रहा। वो लड़ना चाहता है। ब्लेज मुस्कुराया और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। उसकी हरकत देखकर इल्लुमी का शरीर एकदम सतर्क हो गया, लेकिन किसी अज्ञात ऊर्जा ने उसके शरीर को जबरन घेर लिया। वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। अगले ही पल उसे आश्चर्य हुआ। उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया और उसकी गर्दन पकड़ ली गई। ब्लेज ने इल्लुमी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और चंचल भाव से उसकी ओर देखने लगा। दूसरों के लिए तुम लोग मजबूत हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ चींटी हो जिसे मैं जब चाहूं कुचल सकता हूं। यह कहते हुए ब्लेज ने इल्लुमी के चेहरे पर मुक्का मारा। हालांकि ब्लेज ने अपने हाथों को क्रॉस करके हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि ब्लेज के मुक्के ने उनके बचाव को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उनकी नाक पर वार किया। इल्लुमी को इस टक्कर से चक्कर आने लगा और उसके कान के आसपास घंटियों की आवाज गूंजने लगी। उसकी टूटी हुई नाक और मुंह से खून टपक रहा था और वो बहुत दुखी लग रहा था। अपना नंबर टैग प्राप्त करते हुए ब्लेज ने इल्लुमी को विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिससे इल्लुमी ने हिसोका को पटक दिया और दूर चला गया। यद्यपि उसने इल्लुमी और हिसोका के साथ गड़बड़ी की, लेकिन इससे HXH समय रेखा में ज्यादा बदलाव नहीं आया। ब्लेज ने द्वीप के केंद्र में एक अच्छा स्थान चुना और अपनी नई संवेदी क्षमता के साथ अन्य आवेदकों की खोज पर नजर रखी, जिसे उसने अपने अवलोकन हकी और ट्रांसम्यूटेड नेन के संयोजन से विकसित किया था। उन्होंने अपनी जीवन आभा को सौर ऊर्जा में बदल दिया और ये धीरे धीरे जेविल के पूरे द्वीप में फैलने लगी। कोई कह सकता है कि ये उनकी नैन क्षमता भगवान के डोमेन का एक उन्नत संस्करण है, लेकिन इसे युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे सक्रिय होने में कुछ समय लगता है। इसके साथ ब्लेज द्वीप पर होने वाली हर चीज को देखने में सक्षम था। चूंकि ब्लेज द्वारा फैलाई गई सौर ऊर्जा का तापमान वायुमंडलीय तापमान के समान है, इसलिए शक्तिशाली या बोधगम्य नैन स्वामी भी
उसकी जासूसी का पता नहीं लगा सकते। ब्लेज ने पहली बार गोन को देखा। उसने गोन को उत्तर पूर्व दिशा में पाया। वो पोक्कल और क्यू के बीच टकराव को गुप्त रूप से देख रहा था। गोन इस बात से आश्चर्यचकित था कि पोक्कल ने अपने शिकार का पीछा करते हुए अपनी उपस्थिति कैसे छिपाई, और वो इस बात से भी उतना ही प्रभावित था कि उसका प्रतिद्वंद्वी इसे भांपने में सक्षम था। उनके टकराव को देखकर गोन को यह विचार आया कि उसे हिसोका से कैसे संपर्क करना चाहिए। फिर उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि गेरेटा उसे देख रही है। ब्लेज ने फिर लियोरियो, किल्लुआ और कुरापिका की तलाश की। उनमें से किसी को भी कोई मेल नहीं मिला। वे बस दूसरे आवेदकों की तलाश में द्वीप पर टहल रहे थे। 2 दिनों के प्रशिक्षण के बाद गोन ने शिकार की कला में निपुणता प्राप्त कर अंततः हिसोका का बैज छीनने की तकनीक में महारत हासिल कर ली। ये पता चला कि खून की गंध हिमोट्रोपिक तितलियों को आकर्षित करती है। गोन ने इस तथ्य का लाभ उठाया और हिमोट्रोपिक तितलियों का उपयोग करके उसे हिसोका के स्थान तक पहुंचाया। उसे हिसोका को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। ब्लेज से हिसोका को जो चोटें लगी थी, उन्हें उसने टेक्सचर सरप्राइज से ढक दिया। अब गोन को सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। इस बार न तो इल्लुमी और न ही उसका लक्ष्य हिसोका के पास आया। हो सकता है कि ब्लेज की उपस्थिति और उसके कार्यों ने कुछ घटनाओं को बदल दिया हो। एक दिन हिसोका और गोन ने कुछ नहीं किया, लेकिन हिसोका ने आखिरकार अपने लक्ष्य की तलाश करने का फैसला किया और लियोरियो और कुरापिका से मिला, जो पहले से ही टीम बनाकर आए हुए थे। लियोरियो और कुरापिका से मिलने और उनकी प्रकृति देखने के बाद हिसोका थोड़ा उत्साहित था और उसने ब्लेज के खिलाफ उसकी अपमानजनक हार को भुला दिया। हिसोका की हत्या की मंशा अचानक बढ़ गई, जिससे आसपास के जानवर डर गए और गोन भी बहुत भयभीत हो गया। आगे की घटनाएं वैसे ही हुई जैसे मूल समय रेखा में घटित हुई थी। हिसोका ने अपने अगले शिकार की तलाश शुरू की, जबकि गोन उसका पीछा कर रहा था। जब हिसोका को एगोन मिला और वो उसे मारने के विचार से मंत्रमुग्ध हो गया, तो गोन ने कार्रवाई की। उसने सटीकता के साथ हिसोका का टैग चुरा लिया। ये दृश्य देखकर ब्लेज की हंसी फूट पड़ी, क्योंकि ये HXH का सबसे बेहतरीन दृश्य था जो उसे बहुत पसंद है। इसे व्यक्तिगत रूप से देखकर वो वाकई बहुत खुश हुआ। टैग को अपने हाथ में पूरी तरह से पकड़ते हुए गोन ने हिसोका की तरफ देखा और पाया कि हिसोका अपनी आंखों में चमक के साथ उसे घूर रहा था। बिना समय गवाए गोन वहां से भाग गया। अध्याय 174 हंटर परीक्षा का अंत। इससे पहले कि गोन हिसोका का टैग चुराने का जश्न मना पाता, उसने अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और लकवाग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। गेरेटा, जो शुरू से ही गोन पर निशाना साध रहा था, प्रकट हुआ और उसने हिसोका और गोन दोनों के टैग ले लिए। कुछ ही देर बाद गेरेटा की लाश गोन के सामने गिर पड़ी। जब गोन ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि हिसोका उसके ऊपर खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो ये बता रहा था कि वो कितना प्रभावित हुआ है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि मूल समय रेखा में हुआ था। हिसोका ने गोन और अपना टैग हटा दिया और गोन की तारीफ करते हुए वहां से चला गया। लेकिन गोन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो लकवाग्रस्त प्रभाव के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और हिसोक से टैग वापस लेने को कहा। हिसोका वापस आया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। मैं इसे तभी वापस लूंगा जब तुम मेरे चेहरे पर मुक्का मार सको, ठीक उसी तरह। तब तक मैं टैग आपके पास छोड़ देता हूं। यह कहकर वो चला गया। इस घटना ने गोन को बहुत प्रभावित किया। टैग मिलने के बावजूद वो खोया हुआ और उदास दिख रहा था। 7 दिन बीत गए। एक घोषणा हुई, परीक्षा का चौथा चरण अभी अभी समाप्त हुआ है। आवेदक कृपया प्रारंभिक पंक्ति बिंदु पर वापस आ जाएं। आपको एक अतिरिक्त घंटा दिया जाएगा। यदि आप उस समय में वापस नहीं आते हैं तो आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। इसके अलावा अब आपको टैग बदलने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा पाया गया तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा सुनकर ब्लेज अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और धीमी गति से प्रारंभिक रेखा की ओर चला गया। जब वो स्टार्ट लाइन पर पहुंचा तो उसने हिसोका, इल्लुमी, पोक्ले, किलुआ, हंजो और बोडोरो को देखा। गोन, कुरापिका और लियोरियो समय सीमा के अंत में दिखाई दिए। उनके अतिरिक्त होने के अलावा उत्तीर्ण आवेदकों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टैग प्रस्तुत करने के बाद हंटर परीक्षा का चौथा चरण आधिकारिक रूप से 10 शेष आवेदकों के साथ समाप्त हो गया। उसके बाद उत्तीर्ण होने वाले सभी प्रतिभागियों को उनके अगले गंतव्य पर ले जाया गया। हवाई जहाज पर अध्यक्ष नेटेरो ने प्रत्येक परीक्षार्थी का साक्षात्कार लिया और उनसे पूछा कि वे किस पर नजर रखते हैं और किससे कम लड़ना चाहते हैं। जब ब्लेज की बारी आई तो उसने भी ईमानदारी से जवाब दिया, मैं 405 पर नजर रखता हूं। वो एक अच्छा लड़का है और उसमें बहुत संभावनाएं हैं। दूसरे सवाल के लिए मैं 405, 99, 403 और 404 से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूं। नेटेरो ने पूछा, तुम शिकारी क्यों बनना चाहते हो? मुझे शिकारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस मौज मस्ती के लिए यहां आया हूं। खैर, शिकारी का लाइसेंस होना शायद काम आ सकता है। अगले दिन
शेष बचे 10 आवेदक उस स्थान पर पहुंचे जहां परीक्षा का अंतिम चरण आयोजित होने वाला था, जो कि शिकारी परीक्षा चयन समिति के स्वामित्व वाला एक होटल है। अंतिम चरण के लिए हम एक पर एक टूर्नामेंट आयोजित करेंगे, चेयरमैन नेटेरो ने समझाया, और उन्होंने जो ब्रैकेट तैयार किया था उसका खुलासा किया। जब बाकी लोगों ने सोचा कि क्या केवल आखिरी व्यक्ति ही पास होने वाला है, तो नेटेरो ने इनकार किया और बोला, नहीं, पास होने के लिए आपको बस एक जीत की जरूरत है। विजेताओं को ब्रैकेट से हटा दिया जाता है, जबकि हारने वाले आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति शीर्ष पर रहेगा वो उत्तीर्ण नहीं होगा। ब्रैकेट वैसा ही था जैसा कि श्रृंखला में दिखाया गया था, सिवाय इसके कि एक अतिरिक्त लाइन थी जो सीधे शीर्ष से जुड़ी थी, जो कि उसका था। ब्लेज के चेहरे पर एक मजेदार भाव था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अंतिम हारने वाले से लड़ेगा। नेटेरो ने इसके बाद बताया कि क्यों कुछ आवेदकों के पास दूसरों की तुलना में परीक्षा उत्तीर्ण करने की अधिक संभावना होती है, और इसके लिए 3 मानदंड है: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और समग्र प्रभाव। लड़ाई के स्पष्टीकरण और नियमों के बाद अंतिम चरण शुरू होता है, जिसमें पहला मैच गोन और हेजो के बीच होता है। घंटों संघर्ष करने और अपनी सारी चालें आजमाने के बाद भी हंजो गोन की हिम्मत और दृढ़ संकल्प को नहीं तोड़ सका। ये जानते हुए कि ये सब व्यर्थ है, उसने सीधे हार मान ली और गोन को नॉकआउट कर दिया। पहला मुकाबला गोन की जीत के साथ समाप्त हुआ। किल्लुआ और गिटाराकुर के बीच मैच तक अगले मुकाबलों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह जानकर कि गिटाराकुर वास्तव में उसका बड़ा भाई इल्लुमी है, किल्लुआ एक ही समय में हैरान और डरा हुआ था। किल्लुआ ने अपने भाई के डर से आत्मसमर्पण कर दिया और गोन की भलाई के बारे में सोचा। ब्लेज ने इस मामले में दखल नहीं दिया, बस चुपचाप किनारे से देखता रहा। इसके बाद बोडोरो और लियोरियो के बीच मुकाबला हुआ। किल्लुआ अचानक बोडोरो के पीछे आ गया और उसे मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसलिए उसके अलावा सभी ने शिकारी परीक्षा पास कर ली। इसके साथ ही शिकारी परीक्षा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। बाद में उत्तीर्ण आवेदकों को एक कक्षानुमा कमरे में ले जाया गया और बीन्स ने सभी को शिकारी लाइसेंस के साथ साथ शिकारी संघ से संबंधित एक चित्रण पुस्तक भी भेंट की। तभी कमरे का दरवाजा टूट गया और गोन आया। उसने इल्लुमी से भिड़कर उसका हाथ तोड़ दिया और कहा कि वह किल्लुआ को बचाएगा। उनके विवाद के बाद बीन ने आधिकारिक तौर पर हंटर के लाइसेंस के उपयोग को सभी के लिए लागू कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गॉन इल्लुमी का पीछा करने लगा, जबकि कुरापिका और लियोरियो भी उसके पीछे चल पड़े। ब्लेज के लिए वो नेटेरो की ओर चला गया। बूढ़े आदमी नेटेरो, तुम अपना वादा पूरा करने जा रहे हो ना? बेशक, नेटेरो ने सहमति जताई। सच में वो ब्लेज से लड़ने के लिए भी रोमांचित था, क्योंकि उसे पता था कि ब्लेज कितना शक्तिशाली है। ये लड़ाई के लिए सही जगह नहीं है, हम किसी खुले मैदान में चले जाएंगे। जरूर। बगल में खड़े मेंची, बुहारा, लिप्पो, सैटोड्स और बीन्स ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। वो आदमी और चेयरमैन नेटेरो लड़ने जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, क्या आप गंभीर हैं? सैटोड्स ने पूछा। ऐसा ही लगता है, नेटेरो ने सहजता से उत्तर दिया। क्या हम इसे देख सकते हैं? मेंची ने पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नेटेरो ने कहा और ब्लेज की ओर देखा। कोई समस्या नहीं। ब्लेज को भी कुछ दर्शकों से कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी ओर इल्लुमी से दोबारा भिड़ने और किल्लुआ के स्थान की पुष्टि करने के बाद गोन, कुरापिका और लियोरियो ने किल्लुआ को देखने के लिए कुकरू पर्वत पर जाने का फैसला किया। गोन उनसे पूछने आया, लेकिन ब्लेज ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका चेयरमैन नेटेरो के साथ समझौता था। हम कुछ समय बाद मिलेंगे, ये मेरा फोन नंबर है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। ब्लेज ने गोन को अलविदा कहा और नेटेरो के साथ चला गया। अध्याय 175, ब्लेज बनाम नेटेरो। अगले दिन ब्लेज, नेटेरो और अन्य लोग कुकन्यू साम्राज्य के पश्चिम में स्थित किसी अज्ञात द्वीप पर पहुंचे। ये द्वीप वीरान है और यहां जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखते, जैसे कि यहां अनगिनत लड़ाइयां हुई हों। क्या ये कोई युद्ध का मैदान है जहां आप दूसरों से लड़ते हैं? ब्लेज ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैंने वास्तव में यहां कुछ बार लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, नेटेरो ने अपने शरीर को खींचते हुए सहजता से उत्तर दिया। उन्होंने अपनी पसंदीदा दिल के आकार की टी शर्ट पहनी थी, जो सिर्फ वही पहनते हैं। इससे यह पता चलता है कि नेटेरो लड़ाई को गंभीरता से लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, तुम लोग दूर रहो। ब्लेज ने मेंची, बुहारा, सैटोड्स और बीन्स की ओर देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर वे ब्लेज की ओर उपहास से देखने लगे। हालांकि वे चेयरमैन नेटेरो जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन वे सभी अनुभवी नेन मास्टर हैं। उनके चेहरे देखकर ब्लेज को पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा। ब्लेज ने कंधे उचकाए और अपनी आभा बिखेरी। ब्लेज का रेन विशाल, भव्य और शक्तिशाली था। इसने कुछ मीटर दूर स्थित अन्य रेन को सीधे उड़ा दिया। केवल नेटेरो ही बिना किसी प्रभाव के उसी स्थान पर खड़ा रहा। अपने रेन की महत्ता को महसूस करते हुए नेटेरो ने अंततः एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, जबकि उसका लापरवाह रवैया बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। आखिरकार कुछ योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल ही गया। चेयरमैन नेटेरो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप नहीं जानते कि मैं कब से खून खराबे वाली लड़ाई के लिए तरस रहा हूं। ब्लेज ने यह बात तब कही
जब उसके विजेता की हाकी एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी जो काफी समय से दबा हुआ था, यहां तक कि आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर रही थी। नेटरों के अलावा बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया हो। अनजाने में ही उनके घुटने कमजोर हो गए, मानो उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। क्या हो रहा है? बीन्स ने जोर से पसीना बहाते हुए कहा। अचानक दबाव क्यों? इसका सीधा असर हमारी चेतना पर पड़ता है, मेंची ने चिल्लाते हुए कहा, जबकि उसके घुटने जमीन पर टिके हुए थे। बुहारा के साथ भी यही हुआ। यह किस प्रकार की शक्ति है? सातोज ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से हकी का प्रतिरोध करते हुए कहा। यद्यपि वे ब्लेज की हकी से प्रभावित थे और उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी यह तथ्य कि उन्होंने अपनी चेतना नहीं खोई थी प्रशंसा के योग्य है। ब्लेज के हकी के वर्तमान स्तर के साथ यदि उनकी ताकत और इच्छा शक्ति एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंची होती तो वे उसके सामने खड़े नहीं हो पाते। दूसरी ओर नेटेरो एक ही समय में आश्चर्यचकित और उत्साहित था। उसने भी ब्लेज द्वारा जारी की गई अजीब शक्ति को महसूस किया, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दुनिया को बहुत अनुभव किया है और देखा है, नेटेरो को हकी की प्रभावशीलता का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसा लगता है कि यह किसी के दिमाग को प्रभावित करता है, लेकिन यह व्यक्ति के आधार पर अलग अलग होता है। इसने मुझ पर कोई असर नहीं किया, क्या इसलिए कि मैं मजबूत हूं? अगले ही पल नेटेरो ने भी सोचते हुए अपना शक्तिशाली रेंज छोड़ा। कितने साल हो गए? आखिरकार कोई योग्य व्यक्ति आ ही गया। उसका लक्ष्य हमेशा एक योग्य प्रतिद्वंदी को ढूंढना रहा है जिसके खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत से लड़ सके। ब्लेज और नेटेरो एक दूसरे के सामने खड़े थे, दूसरे के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। दो शक्तिशाली रेन के आपस में टकराने से हवा भारी हो गई थी, जबकि उनके नीचे की जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट रही थी। ब्लेज ने पहले कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि नेटेरो को अपने प्रतिद्वंदी को पहले कदम उठाने देने की आदत है। उसने अपनी नेन क्षमता गॉड्स डोमेन को सक्रिय किया, जबकि उसका इन 500 मीटर तक पहुंच गया था। ब्लेज चाहे तो अपने एन की रेंज बढ़ा सकता है, लेकिन इससे उसके कौशल की ताकत कम हो जाएगी। अपने एन की सीमा को भांपते हुए नेटेरो चौंक गया। मुझे लगता है कि मैं उसे कम आंक रहा हूं। बिना समय गवाए ब्लेज ने अपनी ताकत को रोके बिना नेटेरो पर जोरदार मुक्का मारा। इससे पहले कि नेटेरो समझ पाता कि ब्लेज दूर से मुक्का मारकर क्या कर रहा है, उसकी इंद्रियों ने उसे आगाह कर दिया। एक अमानवीय प्रतिक्रिया के साथ उसने अपने पैरों में ताकत लगाई और पीछे कूद गया। मूल स्थिति से कुछ मीटर दूर उतरते हुए उसने ब्लेज को आश्चर्य से देखा। अभी अभी उसका मुक्का मेरे पास पहुंचा। कैसे? किसी तरह की अंतरिक्ष तकनीक? नहीं, उसकी नेन क्षमता कुछ हद तक उसके एन से संबंधित है, क्योंकि उसने इसे निष्क्रिय नहीं किया था। नेटेरो ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सोचा। उसी समय ब्लेज को नेटेरो को स्ट्राइक से बचते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन टिप्पणी की, अच्छा रिफ्लेक्स। वो बता सकता था कि नेटेरो की आभा उसके जितनी विशाल नहीं है, लेकिन उसका नेन अधिक परिष्कृत है, जो केवल अनुभव और वर्षों के कठिन प्रशिक्षण से ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्लेज ने फिर से हमला करने का फैसला किया, लेकिन उसने वही चाल नहीं अपनाई, क्योंकि उसे पता था कि नेटेरो के खिलाफ यह बेकार था, जिसके पास बहुत अच्छी समझ और सजगता है। सोच विचार कर वो पूरी गति से उसकी ओर बढ़ा। आमने सामने की लड़ाई। नेटेरो ने ब्लेज को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि उसने एक प्रार्थना चिन्ह बनाया जो छवियों के बाद बना। जैसे ही उसने अपना हाथ पकड़ा, उसकी नेन क्षमता 100 प्रकार गुआनियन बोधिसत्व सक्रिय हो गई। उसके पीछे एक बहुत शस्त्र नेन संरचना प्रकट हुई, जो कि गुआनिन की एक विशाल प्रतिमा के समान थी। चूंकि सब कुछ एक पल में हुआ, ब्लेज भी उसकी गति का अंदाजा नहीं लगा पाया। इससे पहले कि वो नेटेरो तक पहुंच पाता, उसने अपना दाहिना हाथ थपथपाते हुए हिलाया। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकतवर बल ब्लेज की बाई ओर से उसकी ओर आया। यह प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज था, क्योंकि उसके पास बचाव के लिए अपनी आभा को बाई और मोड़ने का ही समय था। बूम! उसे शक्तिशाली बल ने दूर तक पटक दिया, बिना प्रतिरोध करने का मौका दिए। उसका शरीर उस प्रबल शक्ति के नीचे बिना रुके उड़ गया। ब्लेज को पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे बहुत दूर फेंक दिया जाएगा। उसके एक विचार से उसकी ऊष्मा आभा से अनगिनत जंजीरें बन गई और सीधे सहारे के लिए जमीन में घुस गई। हजारों जंजीरों की मदद से उसने अपना शरीर रोक लिया। अगर वो ईश्वर के दायरे में न होता तो उसे और दूर फेंक दिया जाता। मैं लापरवाह था। ब्लेज ने बुदबुदाते हुए अपने बाएं हाथ की ओर देखा, जो पूरी तरह से टूट चुका था। वो बता सकता था कि अंदर की हड्डियां कई जगहों से बिखरी हुई थी। उस हमले में उसने नेटेरो की पूर्णता की विशालता और शक्ति के शिखर को देखा। उसके दिल में एक तरह का विस्मय पैदा हुआ, जबकि वो वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति का सम्मान करने लगा, जिसने अपनी तकनीक को पूर्ण करने के लिए अनगिनत वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। इस हड़ताल से उन्हें पता चला कि उन्होंने कितनी मेहनत
और समर्पण दिखाया है।